हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी का एग्जाम टाइम एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कि आपके टीजीटी पीजीटी तथा समस्त टीचिंग एग्जाम से संबंधित, और यदि इस वीडियो को आप देखते हैं तो आप भूगोल जहाँ जहाँ पूछा जाएगा वहाँ वहाँ से प्रश्न आपके सही होंगे। बस ज़रूरत है तो इस वीडियो को देखने की। इसके पहले 3 वीडियो जा चुके हैं, ठीक। सौर परिवार या सौरमंडल क्या है, इससे संबंधित कितने प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, उसकी एक विस्तृत व्याख्या इस चैप्टर में होने जा रही है, ताकि आपको इसके बाद कोई भी परेशानी सौरमंडल या सौर परिवार से ना आए। आपको नजर आने लगे वो सारे ग्रह, वो सारे तारे, वो सारे उपग्रह, ठीक है। तो बेसिक समझ के साथ जितने भी प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों पर चर्चा हम करेंगे, ठीक। इससे ना केवल आप अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना पाएंगे, बल्कि जरूरत पड़ने पर डिस्क्रिप्टिव भी बना ले जाएंगे। तो बस आप बने रहिए, 1 घंटे मेरे साथ, आपको सौर परिवार की पूरी तरह से समझ हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे पढ़ते हैं। देखिए, मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि आप सभी लोगों के लिए ज्योग्राफी का निचोड़ सीरीज चलाया गया था। प्रत्येक टॉपिक से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं या एग्जाम में बने हैं, उन सभी प्रश्नों पर चर्चा की गई है। प्लेलिस्ट में आप जाके देखिए, क्योंकि ये वीडियो तभी फायदेमंद होगा जब आपको ये पता रहेगा किस टॉपिक से ये प्रश्न आते हैं। तब आप टॉपिक पढ़ते समय बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, ठीक है, फोकस्ड होते हैं चैप्टर पर, और वो चैप्टर आपको समझ में आता है। जब तक यही नहीं समझ में आएगा कि कौन कौन से प्रश्न बनेंगे, तब तक उतना मज़ा नहीं आता पढ़ने में। यही है स्मार्ट स्टडी, ठीक, आज के दौर की। जिनको पता है कि कौन से प्रश्न पूछे जाने हैं और ये पता करने के बाद वह चैप्टर को पढ़ते हैं, तो उनका मन भी लगता है और वो बहुत अच्छा करते भी हैं। देखिए, अब हम चर्चा करेंगे सौर परिवार की। किसकी? सौर परिवार की। सौर परिवार, सौर परिवार। सौर्य का मतलब होता है सूर्य, और परिवार का मतलब होता है सूर्य का चक्कर लगाने वाले जितने भी उसके सदस्य हैं, ठीक है, उन्हीं को हम सौर परिवार कहते हैं। जैसे एक घर में एक मुखिया होता है, और मुखिया जो सबसे बड़ा होता है, उस परिवार का जो सबसे बड़ा होता है, उसी के नाम से वो परिवार जाना जाता है, ठीक है। जैसे आपके घर में दादाजी होंगे, उसके बाद पिताजी हैं, चाचा जी हैं, बच्चे हैं, बहुएं हैं, ठीक है। तो उस परिवार के मुखिया के इर्द गिर्द ही सब लोग घूमते हैं, इसीलिए वो परिवार उस मुखिया के नाम से जाना जाता है। चूंकि सौर परिवार में सूर्य का चक्कर जो लोग भी लगाते हैं, उनको सौर परिवार की श्रेणी में रखा जाता है। तो आप देखेंगे कि सौर परिवार में कौन कौन से लोग शामिल हैं। ग्रह है, ठीक है, कौन से ग्रह है? सूर्य है, सबसे पहले सूर्य का नाम तो आएगा ही। सौर परिवार में सूर्य है, इसके बाद उसका चक्कर लगाने वाले ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ठीक है, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तथा क्षुद्र ग्रह और या बौने ग्रह। इन सभी को सम्मिलित रूप से सौर परिवार कहते हैं। इन सभी को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? सौर परिवार कहते हैं। तो देखिएगा, इसी को हम लिख लेते हैं, क्योंकि सौर परिवार से ही आपको डायरेक्ट प्रश्न आया है। एक चीज ध्यान रखिएगा, सौर परिवार में कभी भी आकाश गंगा और नेबुला नहीं आएगा, यानी निहारिका नहीं आएगा। यह इससे ऊपर की चीजें हैं। सौर परिवार का अंग आकाश गंगा और नेबुला नहीं है। नेबुला और आकाश गंगा का अंग सौर परिवार, यानी सौर परिवार उससे छोटी इकाइयां हैं। क्लियर?
ये प्रश्न पूछकर एक बार फंसाया हुआ है, तो आप ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे क्या सौर परिवार या सौर मंडल से तात्पर्य सूर्य तथा उसका चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों से है। सूर्य तथा उसका चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों से है, जिसमें आठों ग्रह उपग्रह, ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा, आठों ग्रह और क्या, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, आठों ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, जिसको धूमकेतु कहते हैं, उल्का पिंड, ब्रैकेट में लिखेगा धूम केतु, तथा पुच्छल तारे शामिल होते हैं। ये हो गई सौर परिवार की परिभाषा। ठीक है, अब आइए यहां से एक नोट लिखिएगा, आकाश गंगा तथा निहारिका या नेबुला सौर परिवार का अंग नहीं है, का अंग नहीं है, सौर परिवार का अंग नहीं है। क्लियर? अब आइए, ये हो गया सौर परिवार। अब देखिएगा, हम लोग सौर परिवार को बना लेते हैं, हालांकि इसे डाउनलोड किया जा सकता था, ठीक है, गूगल से, लेकिन मेरा मानना है कि जब आप बनाएंगे तो वो ज़्यादा चीज़ें मजा आएंगी, ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट होंगी। देखिएगा, मैं बना दे रहा हूं, आप इसको बहुत अच्छे से बनाएंगे अपनी कॉपी में। देखिए, सबसे पहले ये आपका क्या है, सूर्य है, क्या है, सूर्य। सबसे पहले सूर्य है केंद्र में, सौर परिवार के केंद्र में क्या है, सूर्य है, सूर्य ही सौर परिवार का मुखिया है। इसके बाद आप देखेंगे ये पहला गति करता हुआ, मैं अलग अलग कलर से बना दे रहा हूं ताकि दिखे, ठीक है। कुछ कलर भी महत्वपूर्ण है ग्रहों के, जिनके महत्वपूर्ण है उनको उसी कलर से कर दूंगा, ठीक है ना जी। ये आपका बनाइएगा, ये है बुध, क्या है, बुध है, तो नाम लिख लीजिएगा बुध। इसको अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं, मरकरी।
मैं यम केवल लिख रहा हूं। इसके बाद इसके आगे का ग्रह बनाइएगा दूसरे नंबर का, ये आपका है शुक्र। क्या है? इससे बना लीजिए। इससे बना लीजिए। ये क्या है? क्योंकि नीला हमको पृथ्वी को दिखाना है, ये हो गया आपका। ठीक है, इसका नाम है शुक्र। क्या नाम है? शुक्र। इससे अंग्रेजी में वीनस कहते हैं। क्या कहते हैं? वीनस कहते हैं। इसके बाद अगला ग्रह आपका है पृथ्वी। ये बनाने का एक और मतलब है कि यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। तो ये है आपकी पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी है। इससे अंग्रेजी में अर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थ। और देखिएगा इसके बाद ये आपका है मंगल। क्या है? मंगल ग्रह। मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगलमय भगवान। समझ में आई बात? क्या है? मंगल। क्या लिखेंगे? मंगल। और मंगल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मार्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्स। ठीक, मार्स कहते हैं। इसके बाद अगला देखिए, यह आपका बृहस्पति है। क्या है? बृहस्पति। ये है बृहस्पति। पूरी तरह से कलर कर लीजिए, क्योंकि जितना इसमें मन लगाएंगे, जितना टाइम ऊट पटांग की वीडियो देखने में बीत जाता है, आजकल तो एक चलन चल गया है, पढ़ने पढ़ाने की चीज़ें उतनी वायरल नहीं हो रही हैं, जितनी चीज़ें ऐसी वायरल हो रही हैं जिनका कोई मतलब ज़िंदगी से नहीं है। ठीक है, ये है आपका बृहस्पति। बृहस्पति। क्या? बृहस्पति। अब इसको अंग्रेजी में जुपिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जुपिटर। कभी कभी अंग्रेजी का नाम भी पूछ देता है, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा और जानिएगा। और प्रत्येक आकाशीय पिंड से 4-4, 6-6 क्वेश्चन लेंगे तो सौर परिवार से लगभग 100 क्वेश्चन आपके पास होगा। ठीक है, अब अगला देख लीजिएगा। अगला ये ग्रह आपका है ठीक, ये ग्रह है शनि। कौन सा ग्रह है? शनि है। इस पे वलय पाया जाता है, तो इसको क्या? वलय बना लीजिए।
ये आपका शनि है। क्लियर? अब देखिएगा, ये है आपका अरुण। कौन सा ग्रह है? ये है अरुण। और इसके बाद लास्ट ग्रह की मैं बात करूं, लास्ट ग्रह की अगर बात करूं, हाँ देखिएगा, ये है वरुण, ये था शनि जिसको अंग्रेजी में सैटर्न कहते हैं। ये है अरुण जिसको यूरेनस कहते हैं, ठीक है। और ये है वरुण जिसको नेपच्यून कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपच्यून। और यहीं आप काटते हुए बना लीजिए इसको, यम को। किसको? यम को, ताकि आपको दिखे कि ये कहां और किसको काट रहा था। ये आपका ग्रह है कौन सा? यम। अब इस समय क्षुद्र ग्रह हो गया है यम। तो ये हो गया आपका क्या? ध्यान दीजिएगा, इसी के बारे में मैं सारी चीजें अभी आपको बता देता हूं, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, सारे ग्रह दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर गति करते हैं। सूर्य की कैसे मार्ग पर? दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर। ये जो मार्ग है ये गोलाकार नहीं है, दीर्घ वृत्ताकार है। क्लियर? यहीं से देखिएगा, ये आपका सूर्य है, यहीं से ये 4 ग्रहों को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं आंतरिक ग्रह। क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। यहीं से ले लीजिए, ठीक है। इन 4 ग्रहों को बाह्य ग्रह कहते हैं, बाह्य ग्रह कहते हैं। क्लियर? सामान्य जानकारी पहले यहां से ले लीजिए। इन 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहते हैं, इन 4 ग्रहों को बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आपके शामिल है। बाह्य ग्रहों में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण शामिल है। अब देखिएगा, ये इनकी बनावट पृथ्वी की तरह है, मतलब इसमें जो तत्व हैं, पदार्थ हैं, वो पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। समझ में आई बात? इसलिए इनको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, पार्थिव ग्रह भी कहते हैं क्योंकि ये सभी ठोस हैं, भारी पदार्थों से बने हैं। ठीक है, और देखिएगा इनको जुबियन ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जुबियन, क्योंकि ये जुपिटर के समान बने हैं। ठीक है, ये गैसीय ग्रह भी कहलाते हैं, इनके निर्माण में गैस ज्यादा है। इनको क्या कहते हैं? गैसीय ग्रह भी कहते हैं, गैसीय ग्रह भी कहते हैं। समझ में आई बात? ये भारी पदार्थों से निर्मित, कैसे? भारी पदार्थों से निर्मित है। क्लियर हो गया? अब देखिए कि यहां से और क्या पूछा जाएगा। देखिए, ये सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, और ग्रह तभी है जब सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ग्रह होने के लिए 2 और चीजें महत्वपूर्ण हैं, इनका निश्चित रास्ता होना चाहिए और निश्चित आकार और द्रव्यमान होना चाहिए। ठीक, अब देखिए इसमें
दो ग्रहों को छोड़कर बाकी सभी ग्रह एक ही दिशा में चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, तो यहां एक बात समझने की है कि बात पूछी जाएगी हमेशा पृथ्वी से, पृथ्वी सूर्य का चक्कर किस दिशा से किस दिशा में लगाती है। तो यहां एक बात जो शाश्वत है, जो कभी गलत नहीं हो सकती, वो ये है कि यहीं से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि सूर्य को आपने उगते कहां देखा है, पूरब में और जाते पश्चिम में। पूरब सूर्य उगता है और पश्चिम में जाकर अस्त हो जाता है। क्लियर? और आप ये भी जानते हैं कि सूरज पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर है, पृथ्वी गति कर रही है। आप उसी तरह से समझिए, जब एक गाड़ी में बैठकर आप जा रहे होते हैं, रोड की तरफ नजर डालते हैं, तो रोड को आप पीछे भागते हुए देखते हैं। गाड़ी आगे की तरफ जाती है तो रोड पीछे की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। यही सिस्टम है पृथ्वी और सूर्य में। चूंकि सूर्य चक्कर नहीं लगा रहा है पृथ्वी का, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, लेकिन हम पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी हमको बड़ी सी दिखाई दे रही है और सूर्य के उसके अपेक्षा छोटा दिखाई देता है। तो उल्टा दिखाई देता है कि सूर्य जा रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? सूर्य। तो सूर्य जब पूरब से पश्चिम जा रहा है तो पृथ्वी कहां जाएगी? पश्चिम से पूर्व। ठीक है, पश्चिम से पूर्व। इसे ही हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के सुई के दिशा के विपरीत। ठीक है, घड़ी के सुई के दिशा के विपरीत। अब देखिएगा, तो आप यहां अगले पेज पर मैं चलता हूं, आप लिख लेंगे कि पृथ्वी तथा शुक्र और अरुण को छोड़कर, शुक्र और अरुण को छोड़कर, देखिएगा मैं इनको, ये आपका शुक्र है, ये आपका अरुण है। क्या है? शुक्र और अरुण। इनको सूवर ग्रह के नाम से कह देता हूं। कारण क्या है कि ये दोनों अन्य ग्रहों के विपरीत काम करते हैं। अन्य ग्रहों के विपरीत काम करते हैं मतलब जैसे सूअर की एक्टिविटी क्या होती है? तमाम सारे जीव जंतुओं से विपरीत होती है, उनका खाना पीना सब उल्टा पुल्टा होता है। इसीलिए मैं इनको नाम ऐसे कह देता हूं, बस कोई मतलब नहीं है, बस याद करने के लिए कि इनकी गतिविधि उल्टी है। तो लिख लेंगे शुक्र और अरुण, ये विपरीत यानी क्लॉकवाइज। शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम गति करते हैं, गति करते हैं। लिख लीजिएगा। बाकी पृथ्वी सहित सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज यानी पश्चिम से पूर्व गति करते हैं। क्लियर हो गई ये बात? अब देखिएगा यहां से एक चीज और आपको दिख रही होगी, ठीक, कि सबसे सूर्य के पास का कौन ग्रह है? बुध है। ठीक है, सबसे सूर्य के पास का कौन ग्रह है? बुध है। सबसे सूर्य से दूर का कौन ग्रह है? अरुण है। ठीक, ये दिख। सबसे बड़ा कौन ग्रह है? बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति है। और किस ग्रह पे छल्ला पाया जाता है? शनि पर। किस ग्रह पर छल्ला पाया जाता है? शनि पर। एक चीज और यहां आप नोट कर बना लीजिए ताकि दिमाग में वो भी छप जाए। देखिएगा, इससे ले लीजिएगा। देखिए, शुक्र और बुध ये सूर्य के ज्यादा पास हैं, तो इससे जो छोटे छोटे उपग्रह इनके हैं उनको सूर्य अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। इन दोनों ग्रहों पर
इस पर और इस पर उपग्रह नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते। बाकी देखिएगा ऐसे ऐसे मैं घुमा दे रहा हूं, इस पर भी, इस पर भी, जिस पे ये निशान आपको दिख रहा है ये सभी उपग्रह वाले ग्रह हैं। ठीक है, क्या है? उपग्रह वाले ग्रह हैं। इन सभी ग्रहों पर उपग्रह पाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल शुक्र और बुध को छोड़कर बाकी सभी ग्रहों पर उपग्रह पाए जाते हैं। क्लियर? अब उपग्रहों की संख्या किस पे कितनी है? वर्तमान समय में सबसे ज्यादा 146 उपग्रह शनि पर हैं और 95 उपग्रह आपके बृहस्पति पर हैं। ठीक है ना जी? हाँ, 95। अभी मुख्य जब बताया जाएगा तो आपको पढ़ाया जाएगा। ये केवल एक खाका तैयार किया जा रहा है ताकि आप कोई ये चीजें भूले नहीं। अब देखिए एक चीज और, अब आपको ध्यान देना, यहां से कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। जो ग्रह सूर्य के ज्यादा पास हैं वह बहुत कम समय में सूर्य का चक्कर लगाएंगे और जो ग्रह सूर्य से ज्यादा दूर हैं उनको चक्कर लगाने में ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो यदि आप देखेंगे बुध की बात, हाँ एक चीज और अब मैं बताऊं, जो ग्रह पश्चिम से पूर्व गति करते हैं उस पे सूर्योदय पूरब में होगा और जो ग्रह पूरब से पश्चिम गति करेंगे उनमें सूर्योदय पश्चिम में होगा। तो अगर कोई कभी प्रश्न बने कि किन ग्रहों पर सूर्योदय पश्चिम में होता है तो आप कहेंगे क्या कि बुध और शुक्र और अरुण पर। किस पर? शुक्र और अरुण पर सूर्योदय कहाँ होता है? पश्चिम में होता है। ये सब जानने की बातें हैं, पूछ दिया जाता है। देखिएगा एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखिए मंगल और बृहस्पति के बीच इस तरह से आपको दिखाई देगा, यही है क्षुद्र ग्रह या बौने ग्रह। क्या? क्षुद्र ग्रह, जिसमें फोरवेस्टा एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है, फोरवेस्टा, जिसको आप नंगी आंख से देख सकते हैं। तो पूछा जाता है क्षुद्र ग्रह या बौने ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो वो बृहस्पति और मंगल के बीच पाए जाते हैं। ये प्रश्न बना है, समझ में आ रही बात? यहां से जितने सामान्य तरीके के प्रश्न हैं सभी को क्या किया गया? बता दिया गया। देखिएगा अब आप यही एक चीज और नोट करिए, देखिए बुध को 88 दिन लगता है सूर्य का चक्कर लगाने में। कितना? 88 दिन। ठीक है, बुध को कितना दिन लगता है? 88 दिन मात्र लगता है। और वहीं यदि किसकी बात करें, शुक्र की बात करें तो 225 दिन। डी लिखते हैं तो दिन समझिएगा। ठीक, और यदि हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का आप सब जानते हैं कि 365 सही 1/4 दिन, 365 दिन और 6 घंटा। यही 6 घंटे का कॉन्सेप्ट ये है कि प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 29 की हो जाती है, जिसको लीप ईयर कहते हैं। 4 छक 24, 24 घंटे का एक दिन है आपके यहाँ। क्या है? 24 घंटे का एक दिन। इसके बाद मंगल की बात करें तो 687 दिन। कितना? 687 दिन में चक्कर लगाता है किसका? सूर्य का। ये भी पूछा गया है इसलिए ये भी आपको लिखना है। बाद में मैं अभी एक एक ग्रह करवाऊंगा तो सारी चीजें करवा दूंगा, लेकिन यहां रहेगा तो आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, यहां रहेगा तो आपको भूलेगा नहीं। इसके बाद देखिएगा यह जो है लगभग 12 वर्ष में चक्र लगाता है। ठीक है, कितने? 12 वर्ष में। और यह 29.5 वर्ष कौन? शनि, 29.5 वर्ष। इसके बाद देखिएगा अरुण आपका 84 वर्ष में और यह 164 या 65 वर्ष में चक्कर लगाता किसका? सूर्य का। समझ में आ रही बात? अब हम एक एक
सौर परिवार के एक एक सदस्यों का नाम लेंगे और उनके बारे में जो विशेषताएं हैं उसका अध्ययन करेंगे। देखिएगा एक चीज मैं और यहां इनका नामकरण तो हो गया है, इनकी नंबरिंग कर देता हूं। देखिए यह 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, ये 3 है, ये 4 है, ये आपका 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। क्लियर? अब आइए ये अपने दिमाग में बैठाइएगा, क्योंकि ये याद हो गया तो सब कुछ याद हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे? सूर्य का। सूर्य से संबंधित जितनी भी बातें प्रश्न में पूछी गई हैं वो सारी चीजें हम अध्ययन कर लेंगे। सूर्य, तो सूर्य के बारे में आपको जो जो जानकारी है, ठीक है, वो आप दिमाग में रखते जाइए कि सबसे पहला शिक्षण सूत्र क्या होता है। सरल से कठिन की तरफ हम बढ़ते हैं, सरल से कठिन की तरफ। तो सबसे पहली जानकारी क्या आप लिखेंगे कि सूर्य एक तारा है। ठीक है, सूर्य एक तारा है। क्यों तारा है? क्योंकि इसमें अपना ऊष्मा और प्रकाश है। लिखेंगे क्योंकि इसमें उसका ऊष्मा और प्रकाश है। अब दिमाग में आ रही होगी बात कि सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश कैसे है। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश कैसे है? तो लिखेंगे सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश का कारण नाभिकीय संलयन है। ठीक है, कारण नाभिकीय संलयन है। ठीक है, अब देखिए चूंकि आपको मैं बता दूं इसमें 71% हाइड्रोजन और 26% क्या हीलियम पाया जाता है। 71% हाइड्रोजन, लिखेंगे सूर्य में 71% हाइड्रोजन तथा 26.5% हीलियम पाई जाती है। यही हीलियम जो है हाइड्रोजन में कन्वर्ट होती है, बदलती है। समझ में आई बात? इसी के कारण सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश है। आगे लिख लेंगे सूर्य के बाहरी सतह यानी प्रकाश मंडल, या इसे कहते हैं फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर का तापमान कितना? 6000 कितना? 6000 अंश सेल्सियस होता है। 6000 अंश सेल्सियस होता है। 6000 अंश सेल्सियस होता है। देखिए चूंकि 5700 होता है तो बहुत सारी किताबें 6000 मानकर चलती हैं और 6000 ही आपका क्या करता है, एग्जाम में सही करता है। इसलिए क्या लिखेंगे? 6000 अंश सेल्सियस। देखिए आगे एक पॉइंट और लिख लेंगे
सूर्य के दीप्तिमान सतह को ही प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य के दीप्तिमान सतह को ही क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। अब आइए देखिए, देने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप उतना जानिए जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जो आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएं। पूरी किताब, ठीक है, हम लोग तो बहुत दिन से पढ़े लिखे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, इसलिए बहुत सारी चीजें याद हैं, लेकिन जो चीजें पहले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसको आप लीजिए। इसके बाद बाकी चीजें बाद में होती रहेंगी, ठीक है। आइए, इसके बाद आप लिखेंगे सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, यह भी प्रश्न आपको पूछा गया है, ठीक है। लिखेंगे सूर्य पृथ्वी से 149 करोड़ किलोमीटर दूर है। 149 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब इसी को कहीं कहीं सीधे सीधे क्या लिख देता है? 1500 करोड़ किलोमीटर लिख देता है। समझ में आई बात? आगे लिख लीजिएगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना? पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड लगते हैं। सेकेंड लगते हैं। 8 मिनट 16 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। 8 मिनट 16 सेकेंड लगते हैं। 8 मिनट 16 सेकेंड लगते हैं। आइए अब देखिएगा कुछ चीजें और जो महत्वपूर्ण है। देखिएगा, कभी कभी सूर्य के सतह पर कुछ भाग अदीप्तमान हो जाते हैं, मतलब उसका प्रकाश विलुप्त हो जाता है, जिसको सूर्य धब्बा या सौर्य कलंक कहते हैं, ठीक है। सूर्य धब्बा या क्या कहते हैं? सौर्य कलंक कहते हैं, सन स्पॉट। लिखेंगे सूर्य के प्रकाश मंडल का कुछ भाग कभी कभी अदीप्तमान हो जाता है, जिसे सौर कलंक या सन स्पॉट कहते हैं। इसमें सूर्य का तापमान कम हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है? सूर्य का तापमान कम हो जाता है, ठीक है। अदीप्तमान को काले धब्बे भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको सूर्य का
काला धब्बा भी कहते हैं। ठीक, सूर्य का काला धब्बा भी कहते हैं। एक प्रश्न देखिए मिसलेनियस टाइप का बना था, आप मैं चाहूंगा कि इसको भी ऐड कर लीजिएगा। लिख लीजिएगा, चंद्रमा पृथ्वी का अच्छा चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का यह कथन 12 मील का है। ठीक है, ये सीधे पूछा गया था, मुझे ध्यान आया तो लिख लीजिए, बाकी कहीं ये प्रश्न आ जाए तो दिक्कत आपको ना हो। तो सूर्य के संबंध में इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। एक चीज और लिख लीजिएगा, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं। कोरोना कहते हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए सूर्य से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे, ठीक है, जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो सभी आपको क्या बता दिए गए। अब देखिए कुछ चीजें और जो एग्जाम्स में आपके पूछी जा सकती हैं, उससे रिलेटेड चीजें आप जान लीजिए सूर्य से संबंधित। देखिए सूर्य अपने उगने के क्रम में पृथ्वी का भ्रमण ऐसे समझ लीजिए कि पृथ्वी का चक्कर लगाने के क्रम में या पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने के क्रम में किसी विशेष स्थान पर विशेष स्थितियां बनाता है, जिसको विशेष नामों से जानते हैं। लिखिएगा क्या कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते समय विशेष स्थानों पर विशेष परिस्थितियां बनती हैं, जिनको अलग अलग नामों से जानते हैं। जिनको अलग अलग नामों से जानते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या क्या। जैसे आप कभी देखे होंगे मध्यरात्रि के सूर्य का देश, ठीक है, किसे कहते हैं? मध्य रात्रि के सूर्य का देश। तो आप जानते हैं नॉर्वे को कहते हैं। किसको? नॉर्वे को। और यह स्थिति कब आती है?
21 जून को। कब आती है? 21 जून को। 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। तो नॉर्वे उत्तर में है, तो ये मध्य रात्रि को दिखाई तो देता है, लेकिन नॉर्वे में उजाला नहीं होता। आप ऐसे समझिए, कहीं दूर रात्रि के समय लाइट आपको दिख रही हो, लेकिन आपके गांव तक उजाला ना पहुंचे, लेकिन वो लाइट दिख तो रही है। उसी तरह से सूर्य दिखाई देता है नॉर्वे में, लेकिन उसका उजाला वहां तक नहीं पहुंचता, मध्य रात्रि में दिखाई देता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। प्रातःकालीन शांत की भूमि, ठीक है, या उगते हुए, पहले लिख लीजिएगा, उगते हुए सूर्य का देश। तो ये इसका जापान उत्तर होता है। क्या? जापान। पूरब में जापान है, सबसे पूरब में, और सूर्य जब निकलता है तो सबसे पहली किरण कहाँ? जापान पर पड़ती है। इसलिए उगते हुए सूर्य का देश किसको कहते हैं? जापान को कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? जापान को। प्रातःकालीन शांत की भूमि, प्रातः कालीन शांति भूमि, ये कहते हैं कोरिया को। कोरिया। तो इस तरह से ये सूर्य से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वो सारे पे चर्चा कर ली गई। ठीक है, सूर्य ही समस्त पृथ्वी के प्रकाश और ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। इसके बाद हम अगले ग्रह की बात करते हैं। सूर्य क्या था? एक तारा था, जिसके बारे में आप इतनी बातें जान गए। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाएगा। ठीक, अब सौर परिवार की अगली वीडियो, इसके अगले चैप्टर में, यानी इसके बाद जो वीडियो जाएगी उसमें हम लोग देखेंगे, उसमें कवर करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। हम उसमें 8 ग्रहों पर चर्चा कर लेंगे। किसमें? 8 ग्रहों पर चर्चा कर लेंगे। ये वीडियो जो देख लेंगे, इसका अगला स्टेप जरूर देखने का प्रयास करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद सुनने के लिए।